जब सबकी नजरें चुमकी पे गड़ी थी, मेरा दिमाग अब वापस अपनी ट्रैक पे लौट आया था और सारी पहेलियों को एक साथ जुड़ने में व्यस्त था। कहानियों से घिरे हुए हैं हम। कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, written by सत्यव्रत स्वाई and देवीदत्त सामल, narrated by सत्यव्रत स्वाई, presented by सुब्रत कुमार स्वाई। एक सच होता है और एक झूठ, दोनों के कई पहलू होते हैं और अब इनसे वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाकर देख लें, क्योंकि उनके बिना यह अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। छठा एपिसोड क्लाइमैक्स की ओर। अरे बलवंत, हमें जाना है और तू अभी लेट कर रहा है। और बलवंत दौड़ते हुए आके जिप्सी में बैठ गया और हम हाईवे से होते हुए रवाना हो गए थे। सर, वैसे प्रिया के पोस्टमार्टम में तो इनहेलर पंप का जिक्र नहीं था, फिर भी वारदात की जगह से उस इनहेलर का मिलना मतलब प्रिया की कातिल की ओर इशारा कर रहा है। बलवंत गाड़ी को हाईवे की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैं थोड़े सोचते हुए कहा, हाँ बलवंत, ये बात तो सही कहा तूने। और अब हर एक पहलू हमें सच्चाई की ओर खींचता हुआ ले जा रहा है। अब बस हमें संयम से काम लेना है। वैसे बलवंत, एक अजीब बात हुआ है आज। बलवंत पूछा, क्या हुआ है सर? मैंने बोला, यही कि तूने आज पूछा नहीं कि आज हम जा कहाँ रहे हैं। तो बलवंत थोड़े मुस्कुराते हुए बोला, सर अब तो केस क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है और मैं आपके टेढ़े दिमाग से कहाँ अनजान हूँ। तो और क्या, मैं बस अब शो का लुत्फ उठा रहा हूँ। और इसी तरह कुछ देर बाद हम आ पहुंचे थे राहगुजर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में, जहां वैदेही काम करती थी। और जिप्सी से उतरते ही बलवंत पूछा, सर वैसे एक बात पूछूं, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो मैं मुस्कुराते हुए और स्वेटर के स्लीव्स को लपेटते हुए बोला, बलवंत, सिर्फ रुद्र को अरेस्ट कर देने से कुछ नहीं होगा यार, हमें अब उसकी वजह ढूंढनी है। क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल बेल से रुद्र छूट जाएगा और हमें उससे पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए कपड़े ओढ़ लेनी चाहिए। तो चलो वो कपड़े की खोज करते हैं। अगले 5 मिनट में हम ऑफिस के अंदर थे और मैनेजर के साथ सीसीटीवी सर्विलेंस रूम की ओर चल दिए। और उस आखिरी दिन की वैदेही की ऑफिस आने से ही हमने स्क्रीन पर नजरें जमाए रखे थे। फिर भी वैसे कुछ अलग नजर नहीं आ रहा था। ये काम एम्प्लॉय की तरह उसकी भी दिन गुजर रही थी उस दिन। और जब जाने की बारी आई तो हमने उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पार्किंग लॉट तक फॉलो किया था उसे। पार्किंग लॉट में एक के बाद एक सभी एम्प्लॉयज रवाना हो रहे थे और आखिर में वैदेही अकेली निकली थी। वो अपनी कार के पास आई, थोड़ी मोबाइल चेक की, अपनी सामान वगैरह अंदर रख दी थी और कार के डोर को खोलकर अंदर जा ही रही थी कि उसकी बाएं तरफ कुछ देखी उसने और उस तरफ दौड़ती हुई चली गई थी। शायद 1-2 मिनट के लिए वो गायब थी कैमरे से और फिर उसी दिशा से चलती हुई अपनी कार की तरफ आई और कार की डोर खोली और बड़ी ही तेजी से कार को लिए निकल पड़ी थी। और इससे ज्यादा कुछ और रिकॉर्ड नहीं हुआ था सीसीटीवी में। उस बाएं तरफ वैदेही ने क्यों देखी थी? ये एक सवाल अब मेरे दिमाग में जाल बिछानी शुरू कर दी थी। हमने उसके बाद भी 1 और घंटे के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला और हम उस कंपनी के मैनेजर से बात किए बाहर निकल आए थे। अब तक शाम के 6:30 बज चुके थे और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। बाहर आते ही मैंने एक सिगरेट जला दिया और चारों ओर देखा तो कई एम्प्लॉयज बाहर निकल रहे थे। शायद उनका शिफ्ट खत्म हो गया था, मगर उन एम्प्लॉयज का ड्रेस कोड अलग अलग था। कितनों के यूनिफॉर्म ब्लू कलर के थे और कितनों के ब्राउन। मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने बलवंत से पूछा, अबे बलवंत, ये एम्प्लॉयज के अलग अलग रंग के यूनिफॉर्म पहन के क्यों निकल रहे हैं? तो बलवंत मेरे कसमकसों को दूर करते हुए कहा, सर क्योंकि ये 2 अलग अलग कंपनीज के एम्प्लॉय हैं। ये ब्लू वाले यही राहगुजर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जहां वैदेही काम करती थी, और ये ब्राउन वाले सफर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। ये दोनों राइवल कंपनीज हैं और ये सफर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इसके पीछे ही है। मैं ये सारी बातें और सिगरेट की धुआं को अंदर निगल ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से कॉल आया
कि श्री नारायण सिंह चौधरी और उनके वकील थाने आए हैं और रुद्र प्रताप का बेल हो गया है। ये सुनते ही बलवंत गाड़ी स्टार्ट किया और हम पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो चौधरी साहब अंदर ही बैठे थे और मैंने कहा, नमस्ते चौधरी साहब। और चौधरी साहब मेरी आंखों में ही आंखें मिलाते हुए बोले, बस इस बेल पेपर्स पे साइन करो, दैट्स इट। मैंने बेल पेपर्स पे साइन करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी चौधरी साहब, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सही में मैं बड़ी ही गलती कर दी रुद्र को अरेस्ट करके। आपको बहुत तकलीफ हुई है, मुझे पता है, हो सके तो माफ़ कर दीजिए। मैंने चौधरी साहब के हाथों को पकड़ते हुए कहा। चौधरी साहब कुछ वक्त तक मेरी आंखों को ही देखते रहे, चुप रहे कुछ वक्त और फिर बोले, कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है और ये गलती करके तुम अपनी इंसान होने की प्रूफ दे रहे हो सके तो कल घर आ जाना, साथ में बैठ के चाय पियेंगे। चौधरी साहब की बातें काफी गंभीर थी, मगर रुद्र प्रताप उस वक्त मुझे ऐसा देख रहा था जैसे उसी वक्त मुझे वो 2 लाफे जड़ देगा। जी 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 चौधरी साहब, जी जरूर जरूर आऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए चौधरी साहब को कहा और वो वकील और रुद्र दोनों चौधरी साहब के साथ निकल गए। मैं उसी प्लास्टिक चेयर पे धम से बैठ गया और ऊपर देखा और एक सिगरेट जला दिया। कुछ तो था जो मेरे नजरों से छूट रहा था और मैं चाय बनाने निकल ही रहा था कि दूसरी तरफ से साइबर हेड चिराग जी दौड़ते हुए आए और बोलने लगे, सर वो वैदेही के व्हाट्सएप से कुछ नया मिला है। क्या मिला है? मैंने पूछा। सर वो वैदेही के व्हाट्सएप से एक नंबर को मैसेज भेजा गया था और उसे डिलीट कर दिया गया है और उस मैसेज का टाइमिंग वैदेही के मरने की टाइमिंग से आधा घंटे पहले की है, अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उस मैसेज को डिलीट किए जाने की टाइम वैदेही के मरने की बाद है, जो कि काफी अजीब है। चौधरी साहब जा रहे थे और मैं चिराग जी की बड़ी ही रोचक तथ्य की ओर नजर घुमाते हुए उनके साथ चल दिया उनके कैबिन में। वैसे क्या था वो मैसेज? मैंने चिराग जी से पूछा तो चिराग जी ने बताया, सर वो डिलीट कर दिया गया है तो पता नहीं चल सकता। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वैदेही के मरने के बाद वो मैसेज डिलीट किया गया है, इसका मतलब वो मैसेज में सारी राज छुपी थी। ठीक है, तुम एक काम करो, वो नंबर जिससे ये मैसेज भेजा गया था वो नंबर मुझे भेज दो। मैंने इतना कहते हुए अपनी कैबिन की ओर चल दिया। अगले दिन सुबह ही मैं चौधरी साहब की घर की ओर निकल गया था। बलवंत को मैंने बुलाया नहीं था और मैं पहुंचा तो देखा कि इस बार बगीचे में कोई नहीं था। मैं अंदर गया तो चौधरी साहब हॉल में ही बैठे थे और कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अरे दुष्यंत, आओ बैठो, मैं चाय के लिए बोलता हूँ। और मैं जाके उनके सामने कुर्सी पे विराजमान हो गया। और बताओ, कुछ सच्चाई हाथ लगी कि नहीं? चौधरी साहब अपनी नजरें वो फाइल्स में ही जमाए मुझे पूछ रहे थे। और जब मेरा नजर उनकी फाइल्स पे गया तो उनकी फाइल्स पे लगी एक कंपनी की लोगो मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी। और मुझे याद आया कि वो लोगो सफर ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के था, जिसे मैंने आज उनके कंपनीज के एम्प्लॉय के शर्ट पे लगा देखा था। मगर सफर कंपनी की फाइल्स चौधरी साहब के पास। और मैं चौधरी साहब की सवाल का जवाब देते हुए कहा, जी चौधरी साहब, वो अभियान जारी है सच्चाई की ओर। और मैं कुछ आगे बोल ही रहा था कि ऊपर से किसी चीज की गिरने की जोर से आवाज आई। पूरी घर में आतंक छा गया और चौधरी साहब और मैं सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर गए तो देखा कि उनकी नौकरानी चुमकी गिर गई थी। उसको चक्कर आई थी और हाल ही में वैदेही की मौत के बाद ये छोटी छोटी चीजें भी उस वक्त काफी आतंकित कर रही थी। और उसी बीच चौधरी साहब जोर जोर से सबको बुलाने लगे और हाँफने लगे, जैसे कि उन्हें सांस लेने में कोई बहुत तकलीफ हो रहा हो। और ये देख उनकी पत्नी दौड़ती हुई नीचे गई और उनकी इलाज लेते हुए दौड़ती हुई आई और चुमकी को भी थोड़ी पानी पिलाई थी। जब सबकी नजरें चुमकी पे गड़ी थी, मेरा दिमाग अब वापस अपनी ट्रैक पे लौट आया था और सारी पहेलियों को एक साथ जुड़ने में व्यस्त था।
क्योंकि एक अस्थमा के इनहेलर का जिक्र प्रिया की मौत के साथ था। और यहाँ भी चौधरी साहब अपनी हाँफने का इलाज एक इनहेलर के साथ ही कर रहे थे। और मेरा पूरा 100% शक चौधरी साहब की ओर जा ही रहा था कि उसी वक्त मेरा फोन बज उठा और वो कॉल वैदे के भाई बिरजू का था और मैंने उठा लिया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ।